नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव मेहमान है। ये एक्सक्लूसिव मेहमान हैं अली परवेज़ मलिक, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, हमारे साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो आलमी बैंक की रिपोर्ट है जो बड़ी गैर तसल्ली बख्श है, जिसमें ज़िक्र है आपके 6 करोड़ अफराद गुर्बत के शिकंजे में, अफलास की सतह 25.3% तक हो गई है, ज़राअत सेक्टर बुरी तरह मुतासर है, सरमायाकारी बहुत कमज़ोर हो चुकी है और कर्ज़ और वाजिबात 94,000 अरब से ऊपर जा चुके हैं, 22% से ज़्यादा बेरोज़गारी है, 45% ख़तरे गुर्बत पे हैं, 28 लाख अफराद 3 साल में मुल्क छोड़ चुके हैं। पॉलिसी जो बन रही है उसका फ़ायदा सिर्फ ताकतवर अशराफियों को है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अब आपका इतना कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है कि मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि इब्तदाइये में आपने जो हिदायत या तंबीह की थी कि जी हमें कंसाइस जवाब देना चाहिए, मैं वो शर्त कैसे मीट करूँगा, पर चलें कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हालात आइडियल नहीं है, पर और हालात में बेहतरी की भी हमेशा गुंजाइश होती है। पर मैं आपसे जो गुजारिश करूंगा वो ये है कि जो पिछले साल डेढ़ के अंदर हमने सफ़र तय किया है उसके अंदर कम से कम ये तो देख लें कि क्या हमारा किबला अब दुरुस्त हो गया है कि नहीं हो गया, और हालात क्या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि बदतरी की तरफ जा रहे हैं। देखें, हमने जब ये हुकूमत संभाली, सब जानते हैं पाकिस्तान दिवालियापन के किस नहज पे पहुंच गया हुआ था। वहाँ से अगर आपने जामे और पायदार तरक्की का सफ़र शुरू करना है या उसकी तरफ आगाज़ करना है तो ये रास्ता इस्तेहकाम के थ्रू ही गुज़रेगा। तो इस्तेहकाम तो हमने काफ़ी हद तक हासिल कर लिया। आप जानते हैं बैनुल-अक़वामी मार्केट में पाकिस्तान की रेटिंग भी बेहतर हो रही है। ये कोई मेरा तज्ज़िया नहीं है, ये आपका तज्ज़िया नहीं है, ये इंडिपेंडेंट जो स्पेशलिस्ट एजेंसीज़ हैं जो कंपनियों के जो मुल्कों का रिस्क मेजर करती हैं उनकी ये आउटपुट है। आपकी यही टेस्टिमोनियल्स आपके जो बड़े बड़े इदारे हैं दुनिया के, IMF की तरफ से आ रही है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ रही है, दुनिया के अंदर पाकिस्तान को सराहा जा रहा है जो सफ़र उसने तय किया है। तो ये एक चीज़ की निशानदही करता है कि हमने इस्तेहकाम हासिल कर लिया। अब यहाँ से इस्लाहात के ज़रिए हमें अगला कदम उठाना है जिससे यकीनन हमारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर नुमायाँ बेहतरी आपको आती हुई नज़र आएगी। तो थोड़ा सा हमारे साथ बर्दाश्त करें। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में, इसहाक डार साहब की क़ियादत में जिस तरह से ख़ारजा महाज के अंदर आपने देखा है, अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जिस तरह से उसकी तारीफ़ और उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो, इसी तरह माशी मैदान जो हमारी कमज़ोरी रह गई उसके अंदर भी अनकरीब आपको डिविडेंड्स आते नज़र आएंगे। ठीक। अच्छा सर, ये बताइए कि 2023 में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स का क़याम अमल में आया, 1 विंडो ऑपरेशन रखा गया, बहुत सही ये फ़ैसला हुआ। मुझे सर ये बताएं, 27 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी का MOU साइन हुआ है। आप बाखबर हैं, मैं तो तालिब इल्म हूँ। ये बताइए कि कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है? देखें, इसमें तो मेरा ख़्याल है मेरे पास कोई ज़्यादा मालूमात दरकार नहीं है। ये तो पब्लिकली रिलीज्ड इंफॉर्मेशन है डॉक्टर साहब। तकरीबन 2-2.5 बिलियन डॉलर के करीब सालाना FDI पिछले आपके चंद सालों के अंदर आई है। और ये तो हुजूम हो गया जिसका आप जानना चाह रहे थे कि एक्चुअल मोबिलाइजेशन कितनी हुई है, क्योंकि MOU से अग्रीमेंट से उनकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बहुत से मराहिल होते हैं जिसके थ्रू गुजरना पड़ता है। अब ये कि MOUs क्यों ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो रहे, जो हम सब की ख्वाहिश होनी चाहिए, और SIFC की कारकर्दगी के साथ शायद आप उसको जोड़ना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरी गुजारिश ये है कि सरमायाकारी इन आइसोलेशन नहीं होती, उसके लिए माहौल को साजगार बनाना
और राह को हमवार करना पड़ता है। तो इसके लिए जो इस्लाहात, जो मैंने आपको पहले सवाल के अंदर जवाब दिया, जब तक वो पूरी जड़ नहीं पकड़ लेंगी, आप किसी भी तरह को जादू के चिराग के ज़रिए इन्वेस्टर को यहाँ पे नहीं ला सकते। अगर उसको पता हो कि मैं पैसा लेके तो आ जाऊँगा, पर इस मुल्क के पास तो इतने ज़खायर नहीं है कि वो डॉलर का मैं प्रॉफिट रिपैट्रिएट कर सकूँ या अपना पैसा बाहर निकाल सकूँ। तो आज अगर चंद हफ्तों के रिजर्व से बढ़ के अगर आपके पास 2-3 महीने के ज़खायर मौजूद हैं, तो ये इसीलिए रेटिंग एजेंसीज कंफर्ट दे रही हैं ना इन्वेस्टर्स को कि हालात बेहतर हो रहे हैं। यही वजह है ना कि IMF कह रहा है कि पाकिस्तान सही डगर के ऊपर है। यही वजह है ना कि आज आपको बिजली की लागत कम होती हुई नजर आ रही है, अगर कम नहीं तो कम से कम ठहराव नजर आ रहा है। यही वजह है ना कि आप देख रहे हैं कि जी गर्दिशी कर्जे को सेटल करने की कोशिश हो रही है, ताकि तवानाई के शोबे के अंदर जो लोग सरमायाकारी कर चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सेगमेंट जो सरमायाकारी का है वो तवानाई के शोबे में आया है, उनको पैसे मिलना शुरू हो गए अपने बिलों के सामने, जिसको वो अपने मुल्क में वापस भेज सकेंगे। तो इन आइसोलेशन डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मईशत के अंदर कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ नॉट ए बाइनरी साइंस, जिस तरह फिजिक्स होती है कि या केमिस्ट्री होती है कि आपने बटन दबाया और लाइट ऑन हो गई। ये इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस जिसके अंदर वक्त दरकार होता है, वक्त चाहिए होता है लोगों को इत्मीनान हासिल करने में और इन चीज़ों को कन्वर्ट एंड मोबिलाइज होने के अंदर। तो मैं गुजारिश ये करूँगा, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। इफ़ यू डू नॉट एक्सेप्ट माई वर्ड, सी वॉट द रेटिंग एजेंसीज एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज सेइंग, तो इंशाल्लाह ताला यकीनन जिस तरह गुजरे हुए कल से आज बेहतर है, आने वाला कल और बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन करूँ नाजरीन और अपने मेहमान को पूरा मौका दूँ कि वो जवाब दें। मैं क्रॉस में नहीं जाना चाहता, फिर वो बात इधर उधर चली जाती है। अच्छा सर, ये बताइए कि दुनिया भर में जो तरीक़ेकार हैं उसमें जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकम टैक्स, ज़ाहिर है आप जानते हैं सर, हर इनकम पे टैक्स लिया जाता है। सर 78 साल हो गए पाकिस्तान में, क्या वजूहत है ज़राअत के इनकम पे टैक्स पाकिस्तान में नहीं लिया जाता है, रियल इस्टेट पे नहीं लिया जाता है, ट्रेडिंग पे नहीं लिया जाता है, सर्विसेज सेक्टर पे नहीं लिया जाता है? क्यों सर, ऐसा क्यों है? आप डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत बुनियादी नुक्ता उठाया है और यही वो वजह है जिसकी वजह से हमें खसारे करने पड़ते हैं और बेपनाह हमारे पे महंगाई का प्रेशर, क्योंकि जब खसारा होता है हम नोट छापते हैं या कर्जा लेते हैं और उसकी वजह से महंगाई आती है जो गरीब आदमी के लिए एक चैलेंज का बायस बनती है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। यकीनन 70 साल के अंदर जो पेशरफ्त हमें करनी चाहिए थी हमने नहीं की, और जो फैक्ट्रियां या मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है जो रोज़गार मुहैया करता है वो तकरीबन हमारी मईशत के अंदर उसका हुजम 15 से 20% है, और ये एक तबका है जो तकरीबन 60% के करीब टैक्सेशन का बोझ उठाता है, जिसकी वजह से अब शायद वो दुनिया के अंदर कम्पीट करने के काबिल नहीं रहा। इसके अलावा जो तनख्वाहदार लोग हैं वो 500-600 अरब देते हैं, और जो बाकी के शोबा जात हैं, बिल्कुल ठीक का, ज़राअत तकरीबन 20% है, उसका टैक्स के अंदर 1% से कम हिस्सा है। इसी तरह आपके रिटेल और सारी चीज़ें हैं। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें पेशरफ्त करनी चाहिए और हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसमें एक चीज़ ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा डॉक्टर साहब कि ये 70-80 साल की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी हुकूमत ने ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की है और उसके अंदर कानून साजी हो चुकी हुई है, और उसका अमल इस साल के अंदर उसको अमल में लाने की कोशिश की जाएगी। अब ये जो सैलाब आया है उसकी वजह से शायद स्ट्रैटेजी को थोड़ा रिकैलिब्रेट करना पड़े, उसको सीक्वेंस थोड़ा करना पड़े, पर ये कानून मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर तय पा चुका हुआ है। इसके साथ साथ जो आपने बात की कि ताजिर तबके को टैक्सेशन के अंदर किस तरह लाना है, तो यकीनन उनका डेटा आपने देखा होगा, तकरीबन 50,000 के करीब तकरीबन होलसेलर्स हैं और 2.5-3 लाख के करीब तकरीबन रिटेलर्स हैं जिनका डेटा FBR ने इकट्ठा कर लिया हुआ है, जो करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं और उसके सामने अपनी रिटर्नें जमा नहीं कराते। तो उनको भी नोटिस दे के टैक्स के नेट में लाने की कोशिश की है, क्योंकि जो वॉलंटियर स्कीम ताजिर दोस्त के नाम पे हमने शुरू की थी, उसके अंदर ताजिर दोस्तों ने, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना करते हुए उसके अंदर शायद उस तरह से पेशरफ्त नहीं की। तो अब कानून को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और तनख्वाहदार के ऊपर और बोझ नहीं डाल सकते और हमें इस निज़ाम को भी आगे चलाना है।
एक आम सा सवाल है, एक आम पाकिस्तानी पूछता है, और PMLN के कुछ लोग कंपैरिजन भी करते हैं। तो मैं यहाँ पूछ लेता हूँ सर कि ये जो आलमी सतह पर क्रूड ऑयल है, इसकी ख़ाम तेल की कीमत जो है वो तकरीबन 62.70 फ़ी बैरल है, और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 272 या 264 समथिंग है। अच्छा, माजी की हुकूमत में हम चले जाएं, जिसकी अक्सर हवाला देते हैं, 110 से ज़्यादा था और 149 था। तो सर हम ये सुनते हैं, एक आम पाकिस्तानी ये समझता है कि अगर आलमी ख़ाम तेल की कीमत आलमी सतह पर गिरती है, नीचे आती है, तो हर मुल्क अपने तेल को रीएडजस्ट करता है और नीचे लाता है। पाकिस्तान क्यों इतने कम 62 फ़ी बैरल के बाद भी 274, 72, 80 तक गया है सर? डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि आज के जो वज़ीर आज़म साहब हैं, यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने 330 से पेट्रोल को आज की सतह के ऊपर लेके आए हैं, और उसके अंदर बेपनाह कमी, जब बैनुल अक़वामी मंडियों में तेल कम हुआ था तो आवाम के ऊपर उन्होंने उसको ट्रांसफ़र किया है। अब ये यहाँ पे हक़ाइक़ स्टेट करते हुए मैं अगले सवाल पे आ जाता हूँ। देखें डॉक्टर साहब, हम तकरीबन 80-90% अपनी तवानाई की जो ज़रूरत है वो इंपोर्ट्स के ज़रिए मीट करते हैं। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा गुंजाइश ना तो मेरे पास है, ना वज़ीर आज़म साहब के पास है कि हम तेल की कीमत को बैनुल अक़वामी मंडी की डायरेक्शन के अलावा किसी और तरफ लेके चले जाएं। और इमरान खान साहब ने ये करने की कोशिश की थी, नतीजा हमारे सामने था कि हम 2 हफ्ते के बाद हमारी मईशत अपने घुटनों के ऊपर गिर चुकी हुई थी। अब ये जो तेल की कीमत है डॉक्टर साहब, इसके अंदर 3-4 बड़े एलिमेंट्स होते हैं, और वो सारे दुनिया के अंदर ट्रांसपेरेंट अंदाज के अंदर अवेलेबल होते हैं। और उसके अंदर यकीन माने, मेरा पेट्रोलियम के वजीर के तौर पे भी शायद 1% कंट्रीब्यूशन होगा, और आप अपने घर पे कंप्यूटर पे बैठ के निकाल सकते हैं। पहली चीज़ और पहला एलिमेंट जो उसके अंदर होता है वो ये है फ्लैट्स। जो सिंगापुर के अंदर जो आपका पेट्रोल का और डीजल का रेट चल रहा होता है, जो डेली कोट होता है, जो अब हम ये हर 14 दिन के बाद कीमत को रद्दोबदल करते हैं, तो उसके अंदर प्लेट्स का इम्पैक्ट आता है। फिर प्लेट्स के अलावा उसका प्रीमियम उसके ऊपर के जी मार्केट में, अगर बैनुल अक़वामी मार्केट में $70 का प्लेट्स का रेट चल रहा है, तो उसके ऊपर $2 का प्रीमियम चल रहा है या $8 का चल रहा है। जब जंग होती है बढ़ जाता है, जब अमन होता है और सरप्लस ज़्यादा होता है प्रीमियम घट हो जाता है। तो दूसरा उसका एलिमेंट होता है प्लेट्स का प्रीमियम। तीसरा होता है कि स्टेट बैंक आपके मुल्क के अंदर डॉलर किस रेट पे ये तेल मंगवाने वाली कंपनियों को मुहैया करता है। चौथा ये होता है कि फाइनेंस वाले उसके ऊपर टैक्स कितना लागू करते हैं। इन 4-5 बड़ी चीज़ों को आप ऐड कर लें तो आपके तेल का कीमत निकल आती है। इसमें बताएं, इसमें कौन सी चीज़ है जो मेरे बस के अंदर है? कोई भी नहीं। तो इसलिए मैं कतन ना किसी की कोई बेनिफिट को रोकता हूं, ना किसी को उसको देता हूं। जिम्मेदार अंदाज के अंदर जो बजट के अंदर जो टारगेट तय किया होता है उसके मुताबिक इस निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सस्ता करके हुकूमत के ऊपर बोझ डालूं, खसारा बढ़ाऊं, नोट छापूं, तो उसकी महंगाई अवाम नहीं देनी है ना, जो 40% की शक्ल में इमरान खान के दौर पर देते थे। तो जिम्मेदार अंदाज के अंदर हम इस निज़ाम को चला रहे हैं, और अल्लाह ताला हमें इस्तेकामत दे, हम इस मुल्क के लिए कोई खिदमत और बेहतरी करके जाए, और तारीख हमें अच्छे अल्फाज से याद रखे। अच्छा सर ये बताएं, अल्फाज याद रखे। अच्छा सर ये बताइए, मैं एक तालिब इल्म हूँ, ज़रा मुझे ज़रूर इसकी तस्दीक कीजिएगा। माली साल 2025 में तेल की पैदावार 20 साल की कम तरीन सतह 62,395 बैरल फी दिन पर पहुँच गई है, जो 5वें साल मुसलसल गिरावट है। हुकूमत इस कमी को रोकने और नई एक्सप्लोरेशन के लिए क्या ठोस मंसूबे बना रही है, खास तौर पे जब अमेरिका जैसी कंपनियां पाकिस्तान के तेल के ज़खायर में दिलचस्पी ले रहे हैं? क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, ये अच्छा सवाल है आपका। मैं इसमें गुजारिश ये करूँगा कि तेल हमारी जिन कुओं से पाकिस्तान के अंदर निकलता है वो ज़्यादातर वही कुएँ हैं जहाँ से हमें गैस भी मिलती है। तो क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर आप जानते हैं हमने तवानाई के शोबे, बल्कि तवानाई के नहीं बिजली के शोबे के अंदर चंद ऐसे इकदामात लिए हैं
जिसकी वजह से हमारे पास RLNG जो इम्पोर्टेड गैस है उसका हमारे पास सरप्लस हो गया हुआ है। और जब सरप्लस हो जाए और PSO के पास ये कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हों कि हर तीसरे दिन एक नया जहाज़ आएगा जिसको हमने खाली करके उस गैस को अपने सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करना है, तो मेरे पास स्टोरेज तो कोई मौजूद नहीं है, मैं इसको किसी जगह के ऊपर उसको स्टोर तो कर नहीं सकता, तो मुझे अपनी पाइपलाइन को स्टोरेज के तौर पे ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जिसका मतलब ये है कि मजबूरन मुझे अपनी मकामी जो अपने कुएं हैं उनको बंद करना पड़ता है। इसलिए आपको वो जो मकामी आपको पैदावार है उसके अंदर गिरावट नज़र आ रही है। अब आप जानते हैं कि मैं अभी चंद हफ्ते पहले, महीना पहले कतर से भी होके आया हूँ। हम वो जो RLNG का मसला है वो हम कतर के साथ भी टेकअप कर रहे हैं। हमने पावर डिवीज़न को भी उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए भी उनको कहा है, और इसके साथ साथ हम अपने अंदर भी, हमें शहबाज शरीफ साहब की मदद से हमने वो जो RLNG का कनेक्शन जो बैन हुआ था, जिसके मुताबिक लोगों को हम मजबूर कर रहे थे कि वो अपने कंधों पे सिलेंडर लाद के महंगा ईंधन LPG जाके खरीदें और अपना चूल्हा और अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी करें, उसका भी हम एक्टिवेट करने जा रहे हैं, अगले महीने से आएगा। तो इन सारी चीज़ों के साथ हमारा इम्पोर्टेड ईंधन का जब इंतज़ाम हो जाएगा, मकामी गैस और मकामी फील्डों का हम ऊपर ले आएंगे, और जब हम अपनी ऑलरेडी अवेलेबल फील्डें उनको पूरी तरह से चलाएंगे तो फिर ही कोई सरमायादार जो है डॉक्टर साहब वो नई आके कुओं के अंदर सरमायाकारी करेगा ना। वरना अगर आपकी ऑलरेडी कुएं ना चल रहे हो तो नए के अंदर आके कौन इन्वेस्ट करेगा, $100 मिलियन लगाएगा और उसके बाद उसका इखराज नहीं होने देगा। तो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, बट मैंने आपसे जो गुजारिश की, इत्मीनान रखें, आपको अच्छी खबरें बहुत जल्द आना शुरू हो जाएंगी। ज़रूर सर, ज़रूर है। बहरहाल मैंने पढ़ रहा था कि कतर से दरामदी LNG कार्गोज़ की तादाद कम करने, 5 साल तक मौखर करनी, और कतर से 2 मुआहदों के तहत 108 LG कार्गोज़ के मुआहदे हैं। बहरहाल सर मैं आगे आता हूँ। कुल कर्जे 25, तवानाई के शोबे का कुल कर्जा 2025 तक 5 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच चुका है, जबकि इम्पोर्ट बिल 7 सालों में $31 बिलियन तक बढ़ने का खदशा है। इस कर्ज को कम करने और दरामद पर इन्हिसार घटाने के लिए रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन और नई सरमायाकारी, क्या कुछ हो रहा है सर? डॉक्टर साहब मेरे पास 2 मिनट है सर। गर्दिशी कर्जे की आपने बात की, देखें वो तकरीबन 2600-2700 अरब ये पेट्रोलियम के शोबे का है। मुझे बताएं, मेरे आने से पहले आज तक कभी किसी ने RLNG के सरप्लस की बात की थी? नहीं की थी ना। तो उनको अटेंड करने की कोशिश हो रही है। अगर मैं इस मामले को हल ना करूँ ना डॉक्टर साहब, तो तकरीबन 1000 अरब से ज़्यादा का नुकसान इस मुल्क को 30 जून तक हो जाएगा। तो मैं उसको हल करने के लिए जिस तरह कोशिश कर रहा हूँ, उसी तरह जो रिफाइनरियों की अपग्रेडेशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि फाइनेंस या हमारी जो वजारत ख़जाना है उसके अंदर उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर एग्जेम्प्ट का सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन का स्टेटस डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वजह से 40 अरब का इनपुट उनका बोझ बन गया, उनके ऊपर उनका खर्चा बन गया है। तो जब तक मैं इसको IMF और वजीर खजाना के साथ मिलकर हल नहीं करूंगा तो कोई रिफाइनरियां अपडेट तो नहीं करेगा ना। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर IMF की मुशावरत के साथ वो लोग आगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते टेकअप करेंगे और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। बट एक चीज़ डॉक्टर साहब, आई थिंक यू मस्ट अप्रिशिएट कि जिस तरह से इन मामलात को आज मेन स्ट्रीम किया गया है, उसमें अली परवेज़ रहता है कि नहीं रहता। अब ये मसले हल ज़रूर होंगे, मेरा ये ईमान है, क्योंकि जब मामला कैमरे की स्क्रीन के ऊपर जब उसके ऊपर बहस शुरू हो जाए तो जो भी कुर्सी पे बैठेगा उसको मजबूरन उसको हल करना पड़ेगा। जी मैं यहाँ रोकूंगा क्योंकि हमारा ये वक्त इस सेगमेंट का ख़त्म हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और नए मेहमान के साथ दूसरे सेगमेंट में दोबारा हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक जी। हमारे साथ दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ एक और अहम तरीन हमारे गेस्ट हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात, सीनियर सियासतदान। जी आपका बहुत शुक्रिया। जी सर, मैं सबसे पहला सवाल ही ज़रा जो इस वक्त मौजूदा दौरा है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का, अमेरिकन सदर से वहाँ मुलाकात होती है,
ज़रा माजी के और भी सदूर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुख्तलिफ़ वक्तों में मुलाकात की। अगर हम अयूब ख़ान से लें तो आज शहबाज शरीफ तक, तो इन मुलाकातों को आप कैसे देखते हैं सर? इसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता है? तो है, देखिए, जब आप पहले बात तो आप जरा ये देखिए ना कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उन्होंने, टू बी फेयर, जो अमेरिकन माइट है उसका जो एक्सप्रेशन दिया है वो तो इससे पहले सदूर ने कभी दिया ही नहीं है। आई मीन प्रैक्टिकली वो साजिशें करे, पीछे बैठ के करे, लेकिन इतना जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सारे यूरोपियन लीडर्स को सामने ऑफिस में बैठाया और खुद अपनी चेयर पे, बॉस वाली चेयर पे बैठ के वो मीटिंग की, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने वो सारा, आप देखिए कि इंस्ट्रक्शन जारी की, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि यूरोप ये करेगा वो नहीं करेगा, फिर जिस तरह से उन्होंने मोदी को फारिग किया, these are all expressions of American might। और आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना ताकतवर मुल्क है बाकी सारे मुल्कों को मिला के भी, यानी पूरा यूरोप जो है उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। सो जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट मिलते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, इनको आर्मी चीफ को, उसकी बड़ी अहमियत है। और अब भी जाहिर है कि जब वो मिले हैं और उससे पहले उन्होंने जो बातें की हैं, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर प्रेसिडेंट ट्रम्प अपना लिख रहे हैं और उस ऑर्डर में एक्चुअली उन्होंने अपने आप को एक मैन ऑफ पीस के तौर पे प्रेजेंट किया है। और फिर आप देखिए कि उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज भी बहुत हैं, लेकिन उनको भी ये फायदा है कि शहबाज शरीफ वाज प्रोबेबली द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपनी तकरीर में ट्रम्प को इतना ज्यादा खराज तहसीन पेश किया। कोई और मुल्क इतना ज्यादा उनको उस तरह से नहीं किया जिस तरह से पाकिस्तान ने किया। लेकिन बहरहाल उनकी जो अहमियत है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, अमेरिका की जो अहमियत है, और फिर उसकी वजह से जो मुलाकातें हैं उसकी भी बड़ी अहमियत। अच्छा सर, ये बताएं, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये दो मुल्कों पे अगर जारियत हुई तो दोनों मुल्क एक साथ खड़े हो जाएंगे। मसला ये है कि हमारी कमज़ोरी कुछ और है, उनकी कमज़ोरी कुछ और है। तो पाकिस्तान को इस डिफेंस पैक्ट से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा पहुंचेगा सर? बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, बात यह है कि जो मिडल ईस्ट है ये कम से कम पिछले 6-7 दहाइयों से, बल्कि आप समझ लें 8 दहाइयों से पैसे की जो बुनियादी तौर पे मरकज है वो मिडिल ईस्ट है। और जब से तेल निकला है यहाँ से, उस गैस निकली है, उसके बाद से इन मुल्कों की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए आप देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब बरतानिया तगड़ा हुआ और उन्होंने तुर्क खिलाफत का खात्मा किया, तो ब्रिटिश पेट्रोलियम मिडिल ईस्ट को जो है वो कंट्रोल करती थी। उसके बाद जब अमेरिका आया तो अमेरिका ने अरामको के जरिए सऊदी अरेबिया को, फिर पूरा उन्होंने तो बना दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका की सुप्रीमेसी दुनिया के ऊपर मुसल्लम हो गई तो सबसे ज्यादा इलाका जिस पे उन्होंने तवज्जो दी वो मिडिल ईस्ट थी। पाकिस्तान को एक ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं उन्होंने एक चौथे मुल्क को इंक्लूड किया है अपनी सिक्योरिटी पैराडाइम में। और ये हुआ इसलिए कि कतर के ऊपर जो हमला किया इजराइल ने, तो अरब जो हैं वो तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे थे अमेरिका पे, और बुनियादी तौर पे इसलिए लगा रहे थे कि वो उन्हें इजराइल से महफूज करेगा और ये तय और होगा कि इजराइल इंटरवीन नहीं करेगा इन मुल्कों में। वो जब उन्होंने इंटरवीन कर दिया तो उससे उन्हें लगा कि ये तो हम पैसा अपना जाया कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने अब पाकिस्तान को शामिल कर लिया है इस सारे मामले में। और इस मामले में शामिल करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है मुस्लिम वर्ल्ड में। और इसीलिए आप देखें कि अगर आपको याद हो कि सऊदी अरेबिया ने जब गजा के ऊपर पहला हमला हुआ इजराइल का, तो 5 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस बुलाई रियाद में, और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया उसमें। लेकिन अब जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बुलाया है, पाकिस्तान इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट कंसल्टेटिव प्रोसेस। सो जाहिर है कि इस मुआहदे की वजह से पाकिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ गई है एंड मिडिल ईस्ट पाकिस्तान रिलेशनशिप तब्दील हो गया।
ठीक है। अच्छा सर, ये अभी हालिया जंग जो भारत से हुई उसमें पाकिस्तान का जो अस्करी विंग है, यानी पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उसको रिकग्नाइज़ किया गया और यकीनन ये डिफेंस पैक्ट भी उसका हिस्सा है और पाकिस्तान दुनिया भर में एक ताकतवर मुल्क के तौर पर अब नज़र आ रहा है। लेकिन सर, आलमी बैंक की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट मौशी लेवल से बहुत ख़राब है। आपने भी पढ़ी होगी कि 22% से ज़्यादा बेरोज़गारी है, 45% ख़तः गुर्बत है, 28 लाख अफराद नौजवान मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, 94,000 अरब रुपए कर्ज़ और वाजिबात हो चुके हैं, बल्कि उससे ज़्यादा 6 करोड़ अफराद गुर्बत के शिकंजे में हैं, अफलास की सतह 25% 3 हो गई है, ज़राअत सेक्टर तबाह हो गया है, सरमायाकारी सिफर है। तो इस आलमी रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं मौशी लेवल पर जो इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है? नहीं, मईशत में तो बहुत पाकिस्तान में तबाही हुई है, स्पेशली जो कि देखिए फार्मर जो है पंजाब में वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो गया है। फिर जो लेबर क्लास है वो फैक्ट्रियां बंद होने से उसको बड़ा शदीद जो है वो नुकसान पहुंचा है। और मिडिल क्लास देखिए, हम तो खुद चूंकि मिडिल क्लास के लोग हैं, स्पेशली सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिडिल क्लास का है, जिनकी आप समझे 60,000 रुपए से या आप समझे 40,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की जो तनख्वाह वाले लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। 1.5 लाख तक भी आप लगा लें। और जो लोग फिर जो है वो 1.5 लाख से 5 लाख 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए महीना कमाते हैं, वो अपर मिडिल क्लास में जो है वो फॉल करते हैं। अब ये प्रॉब्लम ये हुई है कि जो महंगाई में इजाफा हुआ है, जो एक तमाम यहाँ पे एक आपके रुपए की वैल्यू जो जिस तरीके से गई है, उसके नतीजे में यहाँ पे महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान है। और आप देखें ना, अब हम रोज सुनते हैं कि जी स्टॉक मार्केट इतने पे चलेगी इतने पे चलेगी, बट जब आप उसको डॉलर से रियल सेंस में आप उसको डॉलर में देखते हैं तो वो तो 2017 पे खड़ी है। आपकी जो कपास है, आपका जो गंदम है, उसमें बेड़ा गर्क हो गया है। ये जो असल, और फिर सैलरीड क्लास के ऊपर जो टैक्सेस हैं, जो इस हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई रिफॉर्म नहीं किया। अभी भी आप देखें कि 2 बड़े इस महीने के, सबसे पहले तो आपने सैलरीड क्लास को जो है वो मजीद टैक्स कर दिया, पहले ही उनके ऊपर बुरा हाल था। फिर आपने इसमें किया कि आपने 1221 अरब रुपया जो है वो बैंकों से लोन लिया बिजली का सर्कुलर डेट देने के लिए। वो अब कौन देगा वापस? वो प्राइमरीली पंजाब के लोग देंगे और कराची के लोग देंगे, क्योंकि बाकी सूबों में तो इंटीरियर सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में तो बिल देने का रवाज ही नहीं। तो आप इतना पहले ही जो मिडिल क्लास है, इन इलाकों में भी ये जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो मिडिल क्लास से आते हैं, तो आप मिडिल क्लास की मजीद आपने कमर तोड़ दी है। सर ये प्रॉब्लम जो है ये तो बहुत सीवियर है और इसके हल होने का फौरी तौर पे कोई इम्कान नहीं। ठीक, कोई इम्कान नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए, मौशी बहरान सामने है, सियासी हालात भी अच्छे नहीं हैं, बहुत बहरान है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सर, हम एक बहुत शदीद बहरान देख रहे हैं जिसे अदालती बहरान या आइनी बहरान। अब जजेस के दरमियान इतने शदीद इख्तलाफात सामने आ गए, माजी में भी थे बहरान, लेकिन इस दफ़ा जो बहरान है इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि जजों ने तो रेजिस्टेंस दी है, जज तो खड़े हुए हैं, पहले भी खड़े हुए हैं, और 26वीं तरमीम से पहले तो 12 जजेस जो थे वो खड़े थे। लेकिन मसला ये हुआ है कि वकील साथ खड़े नहीं हुए। और सवाए कराची बार एसोसिएशन के, जिन्होंने बड़ा एक अच्छा रोल अदा किया, पंजाब में स्पेशली जो लाहौर में और सारे लोग वकला थे वो खड़े नहीं हुए। अब ये टाइमिंग जो है जस्टिस जहांगीरी साहब को घर भेजने की, ये बड़ी डिजास्टर्स है हुकूमत के लिए। अगर मैं हुकूमत को एडवाइस कर रहा होता तो मैं कभी भी उनको ये कहता कि अभी आप ना करें, क्योंकि अगले महीने इलेक्शन है यहाँ पे बार काउंसिल्स के। बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं, इसी मुल्क के हैं, हुकूमत में भी रहे हैं, PMLN के भी लोग हैं सीनियर, और दूसरी पार्टी के भी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे ख़तरनाक स्टेज पे खड़ा हुआ है, एक इनकलाब यहाँ पैदा हो जाए, जैसे माजी में अयूब खान के ज़माने में सिर्फ एक नौजवान हलाक हुआ था और फिर मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में इतना बड़ा जो है एहतजाज आया कि अयूब खान को जाना पड़ा।
सर बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, ये पहले भी पाकिस्तान में, ये एक्चुअली जो गवर्नमेंट हमारी है, जो हुक्मरान तबका है, उसकी दो बड़ी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो उनकी ये थी कि इमरान खान हफ्ता नहीं निकालेगा जेल में, महीने में इमरान खान टूट जाएगा और डील करेगा और अल्लाह अल्लाह खैर सब। और दूसरी थ्योरी अब ये है, जो हर आदमी ये बात करता है कि ये वो पाकिस्तान के लोग ही ऐसे हैं, ये तो कभी निकल ही नहीं सकते, ये तो बेसिकली बहुत कमजोर लोग हैं और कोई इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। और जो हुक्मरान हमारे हैं वो यानी कि पब्लिकली ये बातें हैं कि पाकिस्तान के लोगों की तो कोई है ही नहीं, अहमियत औकात ही कोई नहीं है, इन्होंने कौन सा निकलना है, कौन सा निकल सकते हैं। बट मेरा खतरा ये है कि ये बात करने वाले भी उन्होंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई। उन्होंने ये देखें, प्रॉब्लम ये है कि ये एनालिसिस बड़ा मुश्किल है कि ये वाकया हो जाएगा तो लोग निकल आएंगे। आप 1947 के फसादात देखें ना, तो वो फसाद एक रन अवे मैरिज के ऊपर शुरू हो गए थे, 20 लाख बंदा जो है वो मर गया। उसके बाद आप अयूब खान की जैसे आपने मिसाल दी, वो जो तहरीक चली थी, वो एक टेप रिकॉर्डर कन्फिस्केट हो गया था, यहाँ पे कस्टम मुकाम ने किया। वो बच्चे आ रहे थे बाड़ा से टेप रिकॉर्डर खरीद के, और वो कन्फिस्केट हो गया और उसके बाद फायरिंग होगी, बच्चा जो है वहां पे शहीद हो गया और वहां से तहरीक चल गई। फिर MRD की तहरीक आपके सामने है, जिसमें सैकड़ों लोग जो है वो उन्होंने जाने दिए। तो तहरीक चलने में पाकिस्तान में कोई बंदा दुनिया में कहीं प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। बांग्लादेश की तहरीक चली है, वो तो कोटे के ऊपर जो है वो चली है, वहां पे हसीना वाजद से ज्यादा इशू तो ये था कि कोटा जो है वो ठीक करे। तो ये हमेशा जो तहरीक होती है ये इनविजिबल होती है। कोशिश अक्लमंद हुकूमतें ये करती हैं कि मुल्क में इस तरह का माहौल ना रहे कि जो तहरीक के लिए साजगार हो, या वो हर वक्त लोग जो हैं वो ये सोचें कि ये तो जान ही नहीं छुटनी इनसे जब तक जो है वो हम बिल्कुल आखिरी इकदाम ना करें। अक्लमंद हुकूमतें तो यही करती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी कोई सोच है। और यहाँ पे यही सोच है कि कोरियन इज द बेस्ट पॉलिसी, दबा के रखना, केस बनाना, जेलों में डालना, यही चलेगा। अच्छा सर, अभी आज़ाद कश्मीर में भी आपने नेपाल का जिक्र नहीं किया, वहाँ पर भी सिर्फ सोशल मीडिया के हवाले से रुकावट थी और इतनी बड़ी तहरीक आ गई। आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ जो एक्शन कमेटी के इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, तो ये तासुर पैदा हो रहा है कि ये कहीं एक बड़ी तहरीक ना बन जाए, क्या कहते हैं सर? वहाँ पे भी इशू यही है ना कि आपने रियल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, खान अब्दुल कयूम खान साहब की जब डेथ हो गई उसके बाद जो है वहाँ पे कोई रियल पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पे पैदा ही नहीं हो पाई। और उसके बाद सारे लोग जो आए हैं वहाँ पे वो नॉमिनेट ही हुए हैं इस्लामाबाद से, तो उनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। सो अब द प्रॉब्लम राइट नाउ इस कश्मीर इज ऑल्सो फेसिंग इज कि वहाँ पे जो ऑर्डिनरी कश्मीरी है, वो जो लीडरशिप वहाँ पे मुसल्लत है उसके साथ अपने आप को जोड़ता नहीं, और वो ये समझते हैं कि अजनबी लोग हैं, और इसलिए इन लोगों का कोई इन्फ्लुएंस है नहीं। ये गाड़ियां लेके फिर रहे हैं, जहाज लेके फिर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। लोग जो है जाहिर है इस चीज को पसंद नहीं करते और समझते हैं कि इनको ऊपर से मुसल्लत किया जाता है। जो समझते क्या है, हकीकत भी यही। अच्छा सर, ये देखने को आ रहा है, अभी तकरीबन कुछ साल कुछ प्लस हो गया है, इत्तेहादी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इस इत्तेहाद से थकते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो थकते हुए नज़र आ रहे हैं, या PMLN को ये जोम हो गया है कि अब उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, उनको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसे इख्तलाफात सरेआम देख रहे हैं जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा का बिलावल पे भुट्टो पे सख्त तनकीद, और बिलावल भुट्टो की भी इस सिलसिले में आपके स्टेटमेंट, और फिर सिंध गवर्नमेंट का मरकज़ के ऊपर इल्ज़ामात और फ़ैसले। तो आपको ये लगता है कि ये मिली भगत है, या वाकई इनके दरमियान अब एतमाद का रिश्ता ख़त्म हो रहा है और वो जो इत्तेहाद था वो उसको नुकसान पहुँचेगा? देखिए, बात यह है कि जो असल में तो इशू इस वक्त ये है कि जो अपना बड़े डिसीजन मेकिंग है, फॉर एग्जांपल जो सऊदी आपने देखा सारा कुछ हुआ, वायदा हुआ, पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब को उसकी कुछ खबर नहीं थी। इसी तरह से UN में गए हैं, अगर आप जो है वो जो खातून है वो उनको एक वो ब्रिटिश सिटी खातून है, उनको आप ले जा सकते हैं
तो आप बिलावल भुट्टो को भी ले जा सकते थे, पीपल्स पार्टी के कोई एमएनएस को भी ले जाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उनको जो है वो नहीं लेके गए। सो तमाम जो डिसीजन मेकिंग है बड़ी, उसमें पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर के ऊपर आउट है, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि हमें बिल्कुल ही साइडलाइन किया जा रहा है। और ये जो अभी एक थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, बुनियादी तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी का तो एक ही प्रॉब्लम है कि पैसे हमारे पास आ जाए, बिस्क को दे रहे हैं, हम अपने लोगों को पैसे दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी का फ्रैंकली कोई असूली मौक़िफ़ तो कभी ज्यादा होता नहीं है, स्पेशली जब से जरदारी साहब ने कमान संभाली है पीपल्स पार्टी की, तो जो वो बेनजीर भुट्टो या जो फिलॉसफी थी वो तो वैसे ही खत्म हो गई है। अब तो सारे ये चमचे कड़चे जमा हुए हैं, पैसे ज्यादा कमाने की वहां पे दौड़ है। तो अभी तो झगड़ा बिस्प का ही है, लेकिन असल जो झगड़ा है बड़ा वो तो ये है, अब वो देखते हैं आगे किस तरह से चलता है। लेकिन इनकी, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, इनकी हैसियत क्या है? आप क्या आज पीपल्स पार्टी का टिकट पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, और अगर फेयर इलेक्शन हो तो इवन सिंध में को मैटर करता है? उनकी मैटर ही नहीं करता, इनकी फिर क्या हैसियत? सही बात है, बिल्कुल नहीं करता। अच्छा सर, ये बताएं, 9 मई के केसेस से जो फैसले आए हैं उसमें आप तमाम के तमाम फैसलों में बरी हो गए, आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, बात यह है कि एक तो मैं पीटीआई के लोगों ने, सच्ची बात है कि केसेस को लड़ा भी बड़ा बच्चों की तरह, और ये जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनमें जो मैनेजमेंट के साथ उसकी जो एक पॉलिटिक्स चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वो भी उनमें नज़र नहीं आई। मिसाल के तौर के ऊपर मैं अकेला ही सुप्रीम कोर्ट में गया, मैं अकेले ही हाई कोर्ट में गया, वहां भी मेरी इनसे बात भी हुई, कोई किसी ने पहले जो है वो डिफेंस एविडेंस देने की जहमत नहीं की, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। बाकी जो है मेरा ये ख्याल है कि एक्चुअली जो लोग एक्टिव पॉलिटिक्स ज्यादा कर रहे हैं उनको सबक सिखाना भी मकसूद होगा। हम लोग तो बेचारे साइड में बैठे हुए हैं, इसलिए ये भी लिहाज होगा। अच्छा, लेकिन सर ये बताइए कि चलें आप तो बरी हो गए और एक आध कुछ लोग भी बरी हुए हैं, लेकिन सर एक बड़ी तादाद है पीटीआई के लोगों की मुख्तलिफ केसेस में, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ अदालतों में सर 10-10 साल सज़ा हुई है। कितना जस्टिफाई करती है सज़ा इन लोगों के हवाले से सर? इनकी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है लोगों को कि ना पार्टी साथ खड़ी है, और जो हुकूमत, इनका तो है कि जो गरीब लोग हैं उनको कौन पूछ रहा है। सो द प्राइमरी प्रॉब्लम इज के जो अब देखिए, ये हमारे परवेज महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा हैं, ये सारे लोग जिनको सजाएं हो गई। उसके बाद ये अपने जो वर्कर्स हैं जिनको सजाएं हो गई, पार्टी में कोई उनको नहीं पूछता और डिसीजन मेकिंग में उनकी कोई से नहीं है। वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो पेशावर में वो अपने एंजॉय कर रहे हैं, अपनी हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं। कुछ जो एमएनए बन गए हैं उनके लिए यही एक बहुत बड़ी बात थी कि वो कैसे एमएनए सेनेटर बनना। ऐसे लोगों ने जिन्होंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि हम काउंसलर बनेंगे, वो इमरान खान के नाम पे एमएनए सेनेटर बन गए हैं। तो वो एक अलमिया ये हुआ है कि जो वर्कर है वो किसके है। अब ये जो लोग जिनको सजाएं हुई हैं, सारे जाहिर है ज्यादातर पंजाब से है, और अब तो आप देखिए कि बेचारे लोग जेलों में जो है उनकी डेथ्स हो रही हैं और कोई उनके साथ खड़ा नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सर आप लॉयर भी हैं ना, मैं ज़रा सा पूछना चाहता हूँ सर, क्या वाकई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंप्लीट हुआ है? ये लोग एक फैसलाबाद में भी सज़ा, लाहौर में भी सज़ा। डॉक्टर साहब, ड्यू प्रोसेस तो खत्म हो गया ना। ड्यू प्रोसेस के तो मतलब ये केस, मतलब बच्चे को पता है, दोबारा उसमें मतलब क्या बात करें। मतलब ये केसेस जो है वो अगर लॉ ड्यू प्रोसेस को तो छोड़ दे, सिर्फ प्रोसेस ही हो तो ये एक दिन सस्टेनेबल नहीं। ड्यू तो बड़ी लंबी बात है। ओ, बहुत सही सर, वक्त ख़त्म हो जाता है, हम किसी स्टेज पे मज़ीद करेंगे। फवाद चौधरी साहब थे हमारे साथ, डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।